खेती में जितने उन्नत मशीनों का इस्तेमाल होगा, खेती उतनी ही उन्नत और लाभकारी होगी। लेकिन हमारे देश की समस्या ये है कि हमारे यहाँ 86% किसान ऐसे हैं जो कि छोटे सीमांत मझोले किसान हैं। ऐसे में उनकी पहुँच इन मशीनों तक नहीं बन पाती है, या फिर ये कहें कि ये बड़े किसानों से इन मशीनों को किराए पर लेते हैं और अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। इसी सोच ने जन्म दिया मशीनों के सेंटर को, जिसे हम कस्टम हायरिंग सेंटर भी कहते हैं। इन सेंटर्स पर जाकर हमारे किसान मशीनें किराए पर ले सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये कस्टम हायरिंग सेंटर खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हाईटेक खेती में। मैं हूं अंचल सिंह। तो आज की हाईटेक खेती में हम आपको तमाम बारीकियों के बारे में समझाएंगे कि आखिर कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे काम करते हैं और किस तरह से हमारे किसान आधुनिक तकनीक को इन सेंटर के माध्यम से अपना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हाईटेक खेती की। छोटे किसान गांव के ही किसी दूसरे किसान से जुताई, बुआई, कटाई और दूसरे कामों के लिए मशीनें किराए पर लेते हैं। ये सेवा असंगठित तौर पर कई दशकों से चली आ रही है। 2014-15 में सरकार ने इसे बाकायदा व्यवसाय का रूप दे दिया और कस्टम हायरिंग सेंटर के विचार को आगे बढ़ाया। इसके तहत कोई भी किसान अपना सेंटर स्थापित कर सकता है और 200 किलोमीटर के दायरे में अपनी मशीनें किराए पर उपलब्ध करवा सकता है। इस तरह मशीन युक्त किसान को आय का अतिरिक्त जरिया मिल गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने वाले किसानों को सरकार मशीनें खरीदने पर भारी भरकम सब्सिडी दे रही है। किसान उत्पादक संगठन के लिए सब्सिडी दोगुनी हो जाती है। डॉक्टर वीएन काले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में सेवारत हैं और वो मंत्रालय में कृषि मशीनरी विभाग से ही जुड़े हुए हैं। के लिए आइए हम बात करते हैं डॉक्टर वीएन काले जी से, जो कि अपर आयुक्त हैं कृषि मशीनरी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। तो सर, सबसे पहले कस्टम हायरिंग जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कितना महत्वपूर्ण है आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि कृषि में यंत्रीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि यंत्रीकरण का कृषि में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो कृषि यंत्रीकरण ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक घटक हो सकता है कृषि में, कि जिससे कि हम लोग अपनी लागत भी बचा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर का क्या महत्व और क्या उसकी दिशा निर्देश है, मतलब किस तरह का कंसेप्ट है। तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है एक्चुअली। इसको भाड़े तत्व पे बात करते हैं हम लोग। कृषि मशीन को भाड़े तत्व पे देना चाहिए, देने के लिए, किराए पे देने के लिए, जैसे वो ये कंसेप्ट है। तो आप देखेंगे कि कृषि यंत्र जो है बहुत लगातार इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और हमारी जोत जो है हमारी, अगर आप देखेंगे तो बहुत मझोले किसान ज़्यादा है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, कि उनके यहाँ पे ये जो बड़ी मशीन है या मान लीजिए कि जो कॉस्टली मशीन है ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये तो, और इनका रखरखाव करना इनके लिए आसान नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसा है कि गाँव में अगर कोई युवा अगर है या बड़ा किसान है तो वो कृषि यंत्रों को खरीदेगा और उनको फिर वो किराए पे किसानों को देगा। जब जैसे ज़रूरत है तो किसान उनको बुलाएगा और अपने खेत पे काम करेगा और उसके बाद वो किसान जो है, जो मशीन है उनके पास, अपने जो मालिक है उनके पास चली जाती है। तो इस तरह से बहुत आसान है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, किसानों के लिए भी विन विन सिचुएशन है और जो किराए पे देता है उनके लिए भी, तो दोनों को लिए ये है। तो इस तरह का ये कंसेप्ट है जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि कृषि यंत्रीकरण आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम जान रहे हैं कि पूरे विश्व भर में भोजन की आवश्यकता बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और हमारे किसान जब अब इसे एक व्यवसाय की तरह से कर रहे हैं। सर, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि छोटे और मझोले किसान हमारे ज़्यादा है और इन किसानों की मशीनों तक पहुंच ना हो पाना एक बड़ी चुनौती है। उन्हें कैसे अवेयर किया जा रहा है कि वो इन कस्टम हायरिंग सेंटर पर जाएं, चाहे कैसी भी मशीन हो, उन्हें बहुत आसानी से और बहुत ही कम दरों पर इसका इस्तेमाल वो खेतों में कर सकते हैं। हाँ, तो भारत सरकार ने बहुत पहले से ही इसका निर्णय लिया है और हमने सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नाम की एक जो है
बहुत बड़ी स्कीम जो 2014-15 में ही लॉन्च किया, जिसमें कस्टम हायरिंग सेंटर को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है इस घटक को। तो उसमें जैसे हम लोग 40% तक हम लोग किसानों को मशीन खरीदने के लिए देते हैं, जो कि लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक का पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर 40% मिलता है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर आप किसान का समूह बन जाता है तो उसमें हम लोग 80% जो है उनको सब्सिडी देते हैं। मतलब लगभग 15 लाख का अगर प्रोजेक्ट है तो लगभग 12 लाख रुपए उनको एक सब्सिडी के रूप में मिलते हैं। तो एक वो भी अच्छा एक मॉडल है कि गांव में अपना खुद का काम करिए समूह में, और जब टाइम मिले तो दूसरे के लिए भी आप दे सकते हो और अपना अर्जित कर सकते हैं आमदनी। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट है। तो आप अगर देखेंगे कि अगर इसको बढ़ावा देने के लिए कृषि उसको अप्रोच मतलब किसानों तक पहुंचने के लिए हमने इसको फार्म ऐप FARMS ऐप नाम का एक ऐप भी डेवलप किया है। उसमें सभी जितने भी कस्टम हायरिंग सेंटर है, जिन लोगों को हमने ऑलरेडी मतलब कृषि अनुदान दिया है यंत्र खरीदने के लिए, उन सब किसानों को हमने उसमें रजिस्टर किया है। किसान भी अपने आप को रजिस्टर करता है, तो अगर वो ऐप डाउनलोड करता है तो वो लगभग 200 किलोमीटर के रेंज में जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर है वो जो उनको अगर वहाँ पे वो देना चाहता है, सर्विस देना चाहता है, तो वहाँ पे वो इमीडिएटली मिलता है। या तो उसमें कांटेक्ट करने के बाद वो अपना उसकी से वो जो है सर्विसेज ले सकता है। तो इस तरह से ऐप हमने डेवलप किया। और साथ साथ में जो है विभिन्न कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर, इन्होंने भी अपने ऐप बनाए हैं प्राइवेट कंपनियों ने, तो वो भी अपना किराए पे उसमें देते हैं। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि सर ये विन विन सिचुएशन है, जहाँ पर किसानों को भी लाभ है और जो कस्टम हायरिंग सेंटर लगाना चाहते हैं उनके लिए भी है। सर अगर मान लीजिए एक तो समूह के स्तर पर आप कस्टम हायरिंग सेंटर लगा सकते हैं, या फिर हमारे जो युवा हैं वो भी रोज़गार की तलाश में रहते हैं, उनके लिए कितना अच्छा विकल्प है। और क्योंकि ये मशीन है तो इसमें वेयर एंड टियर भी होगा, आपको संचालन भी करना आना चाहिए। इन सब चीज़ों को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक आपके पास अगर स्किल नहीं होगा या मान लीजिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने की क्षमता नहीं होंगी, तो वो जो है वो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए भारत सरकार ने 4 संस्थानें हैं मतलब स्थापित की है डिफरेंट रीजन्स में। तो वहाँ पे वो निःशुल्क प्रशिक्षण पा सकता है कस्टम हायरिंग सेंटर के ऊपर। और कई राज्य जो है वो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब जिनको कस्टम हायरिंग सेंटर हम लोग अनुदान दे रहे हैं उनके जो लाभार्थी है उनको पहले प्रशिक्षण करवाना अनिवार्य बन गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार में हमने ये पहल की है, मध्य प्रदेश सरकार ने, और हम लोग वहाँ पे प्रशिक्षणार्थी आते हैं, लाभार्थी आते हैं, वो प्रशिक्षण लेते हैं और जो सर्टिफिकेट जो पाते हैं उनको वो जब प्रोड्यूस करते तभी उनको वो अनुदान प्राप्त होता है। इस तरह के कई राज्य अभी पहल कर रहे हैं कि ताकि उनको प्रशिक्षण मिल जाए। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है अगर किसी को कस्टम हायरिंग सेंटर लगाना है, तो सबसे पहले उसे क्या क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, कहाँ संपर्क करें, विंडो क्या है इसकी? देखिए, ये सारी जो स्कीम है हमारी सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये राज्य सरकार द्वारा हम इसको पोषित है, मतलब राज्य सरकार द्वारा हम लोग इसको प्रसारित करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसको जो भी लाभ लेना चाहता है कस्टम हायरिंग सेंटर, वो अपने निकटतम जो एग्रीकल्चर कृषि अधिकारी से संपर्क करे और कृषि विभाग से संपर्क करे और वहाँ पे आवेदन देके जो है कस्टम हायरिंग सेंटर। अब कई जगह पे क्या होता है कि टारगेट बेस होती है, मतलब क्योंकि बजट जैसा आवंटन होता है उसी हिसाब से वो लोग नंबर ऑफ कस्टम हायरिंग सेंटर करने का एक टारगेट होता है। तो उस टारगेट अगर ज़्यादा है मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि लॉटरी बेस होता है, नंबर ऑफ अप्लीकेंट ज़्यादा है तो लॉटरी बेस होता है, जिसको लॉटरी मिलेगी लग गई, मतलब इसका नंबर लग गया, उसको कस्टम हायरिंग सेंटर मिल जाता है। तो इसके लिए सिर्फ आवेदन जो है राज्य सरकार को ही करना है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि कोई किसान 200 किलोमीटर दूर से मशीन किराए पर क्यों लेगा? वास्तविकता ये है कि पंजाब और हरियाणा के बहुत से किसान अपनी मशीनें लेकर दक्षिण भारत तक जा रहे हैं। खासतौर से कंबाइन हार्वेस्टर की बहुत मांग है। हम सभी जानते हैं कि धान की फसल सबसे पहले दक्षिण में तैयार होती है। यहाँ कटाई करने के बाद पंजाब की मशीनें महाराष्ट्र का रुख करती हैं और फिर उत्तर भारत का। इस तरह कंबाइन हार्वेस्टर के मालिक लंबे समय तक कमाई करते रहते हैं।
मशीनें कम समय में ज्यादा काम करती हैं और साथ ही कृषि को उन्नत भी बनाती हैं। मशीनों का काम ये भी होता है कि वो खेती की लागत को कम करें। मशीनों से जहां कई तरह के काम निपटाए जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे श्रम में भी कमी आती है, लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन एक समस्या जो सामने आती है वो है अगर मशीनें ख़राब हुई तो कस्टम हायरिंग सेंटर की लागत भी बढ़ेगी, उनका खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन इस समस्या का भी समाधान निकाल लिया गया है, जिससे काफ़ी हद तक इस खर्च को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। एक कस्टम हायरिंग सेंटर में कई मशीनें होती हैं। यहाँ ट्रैक्टर हो सकता है, बुआई, कटाई, गहाई और थ्रेशिंग की मशीन हो सकती है। इन मशीनों में कई बार खराबी आ जाती है और मिस्त्री को बुलाने पर काफी पैसा खर्च हो जाता है। इससे सेंटर की कमाई पर असर पड़ना लाजमी है, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर इस तरह के खर्चों से बचा जा सकता है। मध्य प्रदेश के बुधनी में केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान है। आप यहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं और छोटी मोटी खराबियों को खुद ही ठीक करना सीख सकते हैं। We are increasing the skill knowledge of the people. So regarding the testing, as on date, we have tested more than 2,500 tractors. We have tested and released the test reports. So especially those tractors today farmers are using, खेती में हम जो भी किसान आज ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं उसी का 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दे रहे। जो ट्रैक्टर टेस्ट होके जा रहे वो ट्रैक्टर किसान का पास जा रहा है। इसका मतलब है वो 100% टेस्टेड है, वो ट्रस्टेड मशीन में है और उसको पूरा टेस्ट करने के कारण से किसान का एक भरोसा मिलता है कि ये टेस्टेड मशीन है। साथ साथ एग्रीकल्चर मिशन इस भी अपना सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट करता है, उसका भी हम पहले टेस्ट करता था, उसका भी आज 100% सब्सिडी दे रहे। हम ये ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर मिशन टेस्टिंग हम लोग BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का नाम्स का अनुसार हम करते हैं। तो स्पेशली ट्रेनिंग के बारे में आएंगे तो हम आज ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट ऑल मोर देन 5,000 ट्रेनिंग्स का ट्रेन किया हुआ है। इसी साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको 6,300 टारगेट दिया है। भाई मार्च तक हम उसी के भी आराम से कर लेंगे। एज ऑन डेट हम लोग मोर देन 90,000 किसान लोग का हम ऑलरेडी ट्रेनिंग किया हुआ है। With Google Workspace, you can create a Gmail account with your own domain and branding. हर मशीनें इसलिए भी खराब हो जाती हैं क्योंकि किसान या कस्टम हायरिंग सेंटर के मालिक उनकी सही देखभाल या रखरखाव नहीं कर पाते। हम सभी जानते हैं जिस चीज का जितना अच्छा मेंटेनेंस होगा वो उतनी ही कम खराब होगी। मशीनों पर ये बात और भी सटीक बैठती है। सही रखरखाव से मशीन की लाइफ तो बढ़ ही जाएगी, कस्टम हायरिंग सेंटर का पैसा और समय भी बचेगा। इस वक्त हमें बुधनी में, जैसा कि आप जानते हैं कि बुधनी में बहुत ही प्रसिद्ध जो है ना ट्रैक्टर टेस्टिंग सेंटर भी है भारत के अंदर। और यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर एक देखिए ट्रेनिंग चल रही है। काफ़ी अलग अलग ज़िलों से कुछ किसान, कुछ नौजवान लोग आए हैं, उनको एक ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन ट्रेनिंग के बारे में क्या ट्रेनिंग चल रही है इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ राकेश पालीवाल जी हैं, कृषि अभियंता हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी देंगे। तो सर ये बताइए क्या ट्रेनिंग चल रही है, कहाँ से लोग आए हैं और क्या सब्सिडी है सरकार की? नमस्कार सर। ये जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वर्तमान में जारी जो आप देख रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों के नामित ये लाभार्थी कृषक हैं और ये मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से इनको नॉमिनेट किया गया हमारे संस्थान में। और ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो है जिसमें ये कृषि मशीनरी प्रबंधन और उसमें लगने वाली लागत और उसको कैसे मशीनरी को रख रखाव उपयोग किया जाए ताकि इनका जो कस्टम हायरिंग सेंटर है वो सुचारू रूप से और जो ये किसानों को सेवा दे सकें उसमें ये परिणित हो सके। तो ये पाठ्यक्रम जो है मध्य प्रदेश शासन इनका चयन करती है, लाभार्थी ये सेलेक्ट होते हैं उनके द्वारा। फिर गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट में जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो इनको हमारे यहाँ नॉमिनेट करते हैं, लिस्ट भेजते हैं। हम इनके लिए मॉड्यूल कस्टमाइज बना रखा हुआ हमने, जिसमें हम जुताई की मशीन, बुआई की मशीन, कटाई की मशीन, ट्रैक्टर मेंटेनेंस और कृषि में जो मशीनरी में लगने वाली लागत और मशीनरी का जो प्रबंधन है वो किस तरह से किया जाए, उनके लिए हमने अलग अलग विषयों पर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं वो प्रशिक्षण देते हैं। तो प्रशिक्षण हमारा क्लासरूम और बाहर
फील्ड में भी, दोनों जगह पर है। तो अभी तक कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं और क्या प्लानिंग है? ये इसमें हमने वर्ष भर में इन्होंने हमें 500 लाभार्थी का वो दिया था मध्य प्रदेश शासन ने, और अभी तक हम इनके जो है 300 के करीब प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेन कर चुके हैं, जो वास्तविक किसान हैं और जो ग्रामीण अंचलों में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जिनके पास मशीनें नहीं होती, चूँकि कृषि में मशीन बहुत बड़ी लागत है, तो ये जो सेवा प्रदाता के रूप में उनके लिए कार्य करेंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार लेकर आए हैं। कोई भी युवा अपना खुद का सेंटर स्थापित कर सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि खेती का मतलब सिर्फ फसल उगाना नहीं रह गया है, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के दूसरे अवसर पैदा हो रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर उन्हीं में से एक है। इसी के साथ ही हाईटेक खेती में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कस्टम हायरिंग सेंटर संचालक और किसान इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। राम से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हाईटेक खेती। आज के हाईटेक खेती में हम बात कर रहे हैं कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में। जब दूरदर्शन किसान की टीम केंद्रीय मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान पहुंची तो यहाँ पर बहुत से ऐसे किसान और साथ ही सेंटर संचालक थे जो कि इसकी ट्रेनिंग ले रहे थे। हमने उनसे बात की और जानने का प्रयास किया कि किस तरह की ट्रेनिंग कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और किसानों का क्या अनुभव है। संदीप यादव का संबंध राजगढ़ जिले से है। ये बुधनी संस्थान से मशीन की देखरेख का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मिडिल क्लास परिवार से हैं। कमाई इतनी नहीं है कि अपने दम पर मशीनें खरीद सकें। ऐसे में सरकार की ओर से मिल रही सब्सिडी इनको काफी फायदा पहुंचा रही है। इसी मदद के चलते इनकी पहुंच हाईटेक मशीनों तक हो पाई है। मैं खुश हूँ कि मैं इस सरकारी योजना के द्वारा चयनित हुआ, और सबसे पहला ये लाभ है कि जो कॉस्ट कटिंग हो रही है और जिससे गवर्नमेंट ने जो ट्रैक्टर में आधुनिक चीज़ें जो जोड़ रहे हैं, जिससे कि कॉस्ट कटिंग भी हो जाए, लेबर से जितना काम नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा हम ट्रैक्टर से चला के और उसमें ज़्यादा मुनाफा कमा सके। जैसे कि मैं वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब मिडिल फैमिली में इतने पैसा नहीं है कि उस चीज़ को हम परचेज़ कर सके, तो गवर्नमेंट ने एक बैकबोन जैसा एक सब्सिडी चालू करी है। उससे क्या है, हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि जो 50,000 का खर्चा हो रहा था, अब उसको गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर से और कुछ सब्सिडी देके जो 6 इक्विपमेंट में कंपलसरी करा है, उसको 50,000 से लेके 20,000 में एक्सपेंसेस कर दिया है एग्रीकल्चर में। तो सबसे अच्छी चीज़ तो मेरे लिए यही फ़ायदा हुआ कि मैं एक हाईटेक मशीनों से जुड़ गया हूँ। गांव में रोजगार के अवसर कम ही होते हैं। यही कारण है कि गांव की युवा अच्छी कमाई की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर ऐसी युवाओं को घर पर ही रोजगार दे रहा है। प्रीतम सिंह राजपूत और शिव प्रताप बाघरी का भी अपना कस्टम हायरिंग सेंटर है। ये भी उन भाग्यशाली लोगों में है जिन्हें प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। इस योजना का 3 प्रकार से फ़ायदा हो रहा है। एक तो हमको एक रोज़गार मिल रहा है, अपने स्थान पे लोगों को आज पलायन करना पड़ रहा है गांव से, तो हमको इस कस्टम हायरिंग के माध्यम से हमको हमारे साथियों को गांव में ही रोज़गार मिल रहा है। और साथ ही जो लघु एवं सीमांत किसान हैं उनको इन मशीनों का लाभ मिल रहा है। इन मशीनों को हम उनके लिए जब किराए से चलाने वाले हैं तो उनकी किसानी भी अच्छी होने वाली है, फसल उनका अच्छी होने वाली है और उनका जीवन स्तर उससे बढ़ने वाला है। साथ ही इसका उपयोग करके हम अच्छी फसल उत्पादन करने वाले हैं। सर इसमें क्या है कि इस कस्टम के थ्रू क्या है, लघु और जो सीमांत किसान होते हैं उसमें इस यंत्रों का प्रयोग करके हम उनको कम पैसों में उनकी सुविधाएं यानी उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे उसे खेती से रिलेटिव हो गई, टिलेज हार्वेस्टिंग हो गया, सोइंग से रिलेटिव हो गया, तो उनको मदद मिलती है। और इससे क्या है कि हम लोग भी अभी मिडिल क्लास किसान हैं, तो हम लोगों को भी एक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है कि अपना भी एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है। टेंशन में क्यों है? आज मशीनों के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कस्टम हायरिंग सेंटर का एक मकसद किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ना भी है। ये कार्यक्रम ऐसे किसानों को भी हाईटेक बना रहा है जो पैसे की कमी के चलते अपने खुद के यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं। कई ऐसे
किसान भी हैं जो कि पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त हैं और प्रशिक्षण के बाद वो अपना कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने माना कि सेंटर स्थापित करने के बाद न सिर्फ उनकी आय बढ़ी है बल्कि उन्हें अपनी खेती में भी काफ़ी लाभ हुआ है। अन्य किसान भी उनसे जुड़ते हैं और लाभान्वित होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। शरद वर्मा पिछले कई साल से कस्टम हायरिंग सेंटर चला रहे हैं। उस समय इनके प्रोजेक्ट की कुल लागत 20 लाख थी। सरकार की ओर से 8 लाख रुपए का अनुदान मिल गया। इनके पास ट्रैक्टर के अलावा जुताई, बुआई, कटाई और थ्रेशिंग की मशीनें तो है ही, साथ ही ये पराली प्रबंधन पर भी काम कर रहे हैं। इनके पास ऐसी मशीनें हैं जो पराली को भूसे में तब्दील कर देती हैं। ये भूसा पशु चारे के रूप में काम आता है। इनका दावा है कि अब इनके गांव में पराली जलाने की घटनाएं अब नहीं हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कस्टम हायरिंग जो है ना, एक उभरता हुआ व्यवसाय भी है। सरकार इस पे काफ़ी छूट भी देती है कृषि यंत्रों पे खास तौर से। और मैं इस वक्त एक गांव में पहुंचा हूं। हमारे साथ शरद वर्मा जी हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कस्टम हायरिंग पे। उनसे जानते हैं किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, कैसे उनको ये विचार आया और आज वो कहाँ पहुँचे हैं। बताइए। मैंने कई वर्षों पहले कस्टम हायरिंग केंद्र लिया था और इससे मेरी जो खेती में भी काफ़ी उन्नति हुई और आसपास के किसानों में भी बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि हम लोग नए यंत्रों का यूज़ नहीं करते थे। हमने कस्टम हायरिंग के माध्यम से जाना कि कैसे सीड कम फर्टिलाइज़र सीडल होती है, रोटावेटर होता है, कैसे भूसा बनाने के हिस्टरी पर होता है। ये सारी चीज़ें हमने कस्टम हायरिंग केंद्र के माध्यम से जब मशीनें ली, जब समझा, और इस क्षेत्र में हम लोग ने कस्टम हायरिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ पराली से भूसा बनाते थे। लगभग 2000 ट्रॉलियों का हम भूसा बनाते हैं और हमने यहाँ के जहाँ से जिस क्षेत्र से हम बनाते हैं यहाँ आग प्रचुर मात्रा में लगती थी। इस कस्टम हायरिंग के माध्यम से हमने आग को रोका और यहाँ आग जब से रुकी है हमारे यहाँ कस्टम हायरिंग केंद्र होने के बाद हमारे यहाँ आग लगना बंद हो गई। तो इसका मुख्य मैं शासन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कस्टम हायरिंग आने से हमारे यहाँ आग पर हम लोगों ने काफ़ी काबू पाया और आज पशु को लिए हम लोग जो भूसा है वो काफ़ी एकत्रित कर रहे हैं। उसके माध्यम से हमने जो मशीनें ली हैं उससे हमारी फसलों में जो उत्पादन में भी अंतर आया। आज हम सीड कम फर्टिलाइज़र सीडल से एक जो सर हम वो डालते हैं, खादें डालते हैं, वो एक अनुमान से डलती हैं और उसमें अलग अलग डलती है, जिससे हमारे प्लांट पॉपुलेशन सही रहने से हमारे उत्पादन 20% अधिक आता है गेहूं में। कंचन वर्मा मक्का के पौधों से साइलेज यानी पशु चारा बनाती हैं। साइलेज ऐसी विधि है जिससे हरे चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कंचन के साथ बहुत सी दूसरी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। इन्हें देखकर दूसरे किसान भी साइलेज कारोबार के लिए आगे आ रहे हैं। कंचन का कहना है कि जिन गायों को साइलेज दिया जाता है उन्हें अलग से दाना या खली की जरूरत नहीं पड़ती। मैं साइलेज का काम करती हूँ, जिससे मेरे को सरकार ने बहुत उसमें मेरा साथ दिया है और मैं इस क्षेत्र में साइलेज का काम करती, जिससे मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जो मेरी आमदनी बढ़ती है